नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना क्लास शुरू करने जा रहे हैं। 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए जो एक हमने कोर्स अनाउंस किया था मॉड्यूल में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। तो उसको हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। जितने लोग आप लोग यहाँ ऑफलाइन बैठे हैं और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे, तो आज से हम लोग इसको आगे बढ़ाएँगे। जैसा मैंने जो एक लास्ट वीडियो डाला था जिसमें ये सारा बैच के बारे में मैंने बताया था, तो आपने नोटिस किया होगा कि एक चीज़ मैंने उसमें कही थी कि सिलेबस और पीवाईक्यू ये 2 सबसे बड़ा आधार होते हैं हमारी तैयारी का। अगर उन 2 को हम सही ढंग से समझ लें, उनकी एनालिसिस कर लें, तो हमें अपनी तैयारी के दायरे बाँधने में बहुत आसानी होती है। हमें न केवल ये पता लगता है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, बल्कि ये भी पता लगता है कि किस स्टैंडर्ड का पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, वो कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता लगेगा कि बीपीएससी हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है। जहाँ तक रही बात सिलेबस की, तो बीपीएससी ने एज़ सच कोई डिटेल सिलेबस तो डिस्कस किया नहीं है। यूपीएससी और यूपी पीसीएस वगैरह आप देखेंगे या कई और स्टेट हैं एमपी, राजस्थान, काफ़ी डिटेल एनालिसिस करके बताया है उन्होंने मेंस का सिलेबस। आप यूपीएससी में देखें तो सेकंड पेपर में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन तो काफ़ी डिटेल बताया गया है उसमें, कि सिलेबस में हमें क्या-क्या पढ़ना है। उसी तरह से यूपी पीसीएस, आरएएस, एमपी ऑलमोस्ट हर जगह इवन झारखंड वगैरह भी हम देख रहे हैं, तो पूरा मेंस का सिलेबस उस तरह से डिफाइन किया है। और बीपीएससी ने कोई ऐसा डिफाइन नहीं किया, बस सिंपल भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान, और जहाँ बिहार के संदर्भ में तो वो होते ही हर सेक्शन में, और वो तो हर स्टेट में होते हैं। यहाँ बिहार में बीपीएससी में हम बिहार का संदर्भ देखेंगे। अब स्थानीय प्रशासन पढ़ेंगे तो बिहार का संदर्भ होगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तो बिहार के संदर्भ होंगे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तो बिहार के संदर्भ होंगे, कास्ट पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो बिहार के संदर्भ। तो वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि जिस स्टेट का हम एग्ज़ाम देते हैं, उस स्टेट के रेफ़रेंस में हमें चीज़ें देखनी होती हैं। तो यूपीएससी और दूसरे कई स्टेट ने सिलेबस डिफ़ाइन किया, बीपीएससी ने नहीं। हालाँकि हालाँकि सच्चाई ये भी है कि सिलेबस डिफ़ाइन हुआ या नहीं, उससे बहुत फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता, क्योंकि जब भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान लिखा है, तो उसका मतलब है कि जो हमारा पूरा वो मोटा-सा बेयर एक्ट है, संविधान, उसको हम पढ़ें। बस प्री और मेंस का फिर अंतर होता है कि प्री में फैक्चुअल दृष्टि से पढ़ें ज़्यादा, और मेंस में कॉन्सेप्चुअल दृष्टि से पढ़ें ज़्यादा। और उसका परिणाम होता है कि कई टॉपिक फिर ऐसे हो जाते हैं कि वैसे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, लेकिन फिर भी प्री और मेंस जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कई टॉपिक ऐसे हो जाते हैं जो केवल प्री के लिए उपयोगी होते हैं, कुछ टॉपिक जो केवल मेंस के लिए, कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं। जैसे अभी हम सिलेबस के साथ पीवाईक्यू जोड़ेंगे तो देखेंगे हम उसमें। अब नागरिकता एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, पॉलिटी में अनुच्छेद 5 से 11। प्री के लिए तो भई हमें वो अनुच्छेद पता होना ही चाहिए, और उनके अंदर की जो बातें हैं। लेकिन मेंस में हम देख रहे हैं, तो बीपीएससी ने कोई प्रश्न कभी नहीं पूछा नागरिकता से। सीएए करंट अफेयर्स का मुद्दा था, अदरवाइज़ एज़ सच मेंस का कोई प्रश्न बनता भी नहीं है बहुत ज़्यादा उसमें, नागरिकता वाले में। अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, प्री में फिर हमें देखना है कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या
राज्यों के निर्माण पुनर्गठन की प्रक्रिया क्या है? मेंस में एज़ सच क्वेश्चन नहीं बनता, कभी नहीं पूछा गया। हाँ, एक प्रश्न बनता है छोटे राज्य बनाम बड़े राज्य, तो अब वो भी बिहार क्यों पूछेगा? क्योंकि अब बिहार में तो अब टूटने का कोई ऐसा चर्चा है नहीं है। 25 साल पहले झारखंड बन गया अलग होके तो अब मतलब तो यद्यपि राज्य व्यवस्था संविधान मतलब हम पूरा बेयरेक्ट पढ़े, लेकिन फिर उसमें भी बाइफरकेशन हो जाता है प्री और मेंस के अकॉर्डिंग कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केवल प्री के लिए उपयोगी हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेंस के लिए हैं और कुछ कंबाइंड हैं। अब प्री में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे है, महाभियोग कैसे है, वो प्री का ही टॉपिक है, मेंस में हमें मतलब नहीं है। मेंस में हमें मतलब है कि राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ क्या हैं। कैसे राष्ट्रपति एक रबड़ स्टैंप है या नहीं है, मतलब एनालिटिकल पार्ट। तो ये अंतर ज़रूर हो जाता है। यहाँ चूँकि स्पेशली हम मेंस के लिए बात करने जा रहे हैं, तो फ़ोकस हमारा मेंस पे ही होगा। 71वीं बीपीएससी मेंस हाँ, जो लोग 71 भी नहीं दे रहे, 72वीं वाले भी अगर कुछ लोग जुड़े हैं, तो उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी होगा। कुछ करंट की चीज़ें ज़रूर जब 72वीं मेंस होगा तो उसमें ऐड हो जाएँगी, 90% चीज़ें तो यही रहेंगी। मेनली फ़ोकस हमारा 71वीं बीपीएससी मेंस है जो अप्रैल में संभावित है। तो हम पूरी तरह से मेंस पे फ़ोकस करते हुए अपनी पढ़ाई करेंगे। तो सिलेबस तो बीपीएससी की तरफ से तो बस इतना ही है कि राज्य व्यवस्था और संविधान। और इन जनरल मैंने कहा कि भई सिलेबस हमारे लिए जो है, वो है पूरा बेयरेक्ट अभी मैं बताऊँगा कि कैसे-कैसे वो हमारा सिलेबस है और फिर पीवाईक्यू से मैं कंपेयर करूँगा और तब देखूँगा कि अब हमारे दायरे क्या होंगे बीपीएससी मेंस के लिए, हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं, किस अनुपात में पढ़नी है कि जिससे हमारे पूरे जो 170 प्लस नंबर मैंने कहा, तो हम उसको कवर कर लें। सेकंड पेपर का 114 नंबर तो कवर हो ही, फर्स्ट पेपर का भी 50, 60, 70 नंबर जितने भी करंट अफेयर्स में पॉलिटी पूछा जाए तो हमारा वो भी कवर हो जाए। तो जैसा मैंने कहा था टारगेट वही होगा, हम 170 प्लस नंबर का टारगेट लेके आगे बढ़ेंगे और हमारा प्रयास होगा कि इस क्लास के बाद हम उन 170 में से जितने मैक्सिमम आ सकते हो उस लेवल की पढ़ाई कर लें। बाकी तो आपके हाथ में है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना बेहतर है। थोड़ा-सा अगर 2 मिनट बस मैं स्ट्रैटेजी की बात कर लूँ तो अभी से लगभग आपके पास 4 महीना तो है ही। अप्रैल में मेंस संभावित है, तो 120 दिन तो है ही, आज 2 दिसंबर है मतलब दिसंबर की शुरुआत तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरे 120 दिन तो हैं ही। और अप्रैल में भी कब होगा तो और 10-15 दिन बढ़ेंगे अगर हम मान लें कि 15 अप्रैल के आस-पास होता है, तो लगभग आपके पास 135 से 140 दिन का समय है। ये इतना समय है, अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो आप टॉप रैंक में आ सकते हैं। आप 71वीं बीपीएससी को टॉप कर सकते हैं। 1000 के ऊपर सीट्स हैं, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए कि कुछ भी हो जाए, डू और डाई वाले मोड में हो जाएँ, करो और मरो वाली स्थिति और हर हाल में एक पोस्ट तो लेना ही है 71वीं में, यही कसम खा लें, नए साल का यही रिज़ॉल्यूशन हो आपका और वो एक पोस्ट भी अगर मनचाही मिल जाए, तब तो कहना ही क्या, तो यही नए साल का बस रिज़ॉल्यूशन होना है, महीना भर है अभी नया साल आने को, लेकिन आज से ही ये एक रिज़ॉल्यूशन कर लेना है संकल्प कि 2026 में हमें बिहार में एक नौकरी ले लेनी है सिविल सेवा में। वैसे तो टीचर और दूसरी दरोगा वाली हैं, लेकिन हमें इसमें एक नौकरी ले लेनी है और उसमें भी मैंने कहा कि अगर हमारी मनपसंद मिल जाए हमें, एसडीएम, डीवाईएसपी या जो भी सोच रहे हैं, तो फिर तो कहना ही क्या। तो हमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है।
पर्याप्त समय है 140 दिन। अगर 10-10 घंटे भी आप पढ़ेंगे तो 1400 घंटे होते हैं अगले 140 दिन में, और 1400 घंटे का मतलब जानते हैं कि आप बीपीएससी टॉप कर जाएँगे। बहुत है 1400 घंटे, उतनी ज़रूरत है भी नहीं आपको। 900 नंबर, 2 पेपर जीएस, 1 पेपर निबंध, 900 नंबर, 1 नंबर के लिए 1 घंटा भी पढ़ें तो 900 घंटा बहुत है। और बाकी तो जितना गुण डालेंगे उतनी मिठास होगी, तो उसका तो ख़ैर कोई अंत है नहीं पढ़ाई का। हाँ, लेकिन चीज़ें हमारे हाथ में हैं, सही तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए आगे बढ़ना है। क्वालिटी यहाँ हम कवर करेंगे, वो अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो बेस्ट हो सकता है हम वो करें। और मेरी सलाह है कि आपको प्रयास करना है कि अगर बाकी सब्जेक्ट में भी इस तरह से गाइडेंस कहीं उपलब्ध है आपके पास तो आप ज़रूर करें। क्योंकि मैंने कहा था कि समय कीमती है, पैसा भी कीमती है, लेकिन समय बेशकीमती है। पैसा तो चलो एक बार जाएगा, आ जाएगा, और 2 घंटा आदमी मेहनत करके कमा लेगा, लेकिन समय एक बार जाएगा तो वो वापस लौट के नहीं आएगा। तो पैसा और समय दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा आँख बंद करके समय को ही चुना जाए, निर्णय यही होना चाहिए। तो अगर हमें दिख रहा है कि हम ये काम कर लेंगे तो हमें हेल्प होगी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में, तो फिर वो काम हमें कर लेना चाहिए। वहाँ फिर पैसा बहुत मैटर नहीं होना चाहिए। पैसा लाखों करोड़ों तो लग नहीं रहा है, पैसा कुछ 1000, 2000, 3000 लग रहा है तो उतना तो हम इंतज़ाम व्यवस्था कर ही सकते हैं। बहुत आर्थिक स्थिति खराब होगी तब भी मुझे लगता है कि बीपीएससी के सिलेक्शन के लिए अगर 10-20 हज़ार रुपए खर्चा करना भी पड़ रहा है, एक अच्छी क्वालिटी पढ़ाई के लिए, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा-सा हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए सोच के। कल के दिन कोई कहे कि लाओ 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए देते हैं, हम सिलेक्शन करवा देते हैं बीपीएससी में। बिना पढ़े, बिना परीक्षा में बैठे या बैठ जाओ, कॉपी खाली छोड़ाओ, और हम 20 लाख में, अक्सर जो चलता है कि 20 लाख में डीवाईएसपी का पद बिका तो 50 लाख में एसडीएम का बिका, तो ऐसा-वैसा। अगर लोगों को मौका मिले, कितने लोग तैयार हो जाएँगे? मैं ये नहीं कह रहा कि वैसा होता है, जो अफ़वाहें उड़ती हैं, अंदर की बात अंदर वाले जानें। हम तो भई ईमानदारी से मेहनत करने पे भरोसा करते हैं, तो हम उसी की, लेकिन वैसे हम बात कर रहे हैं कि जो चर्चाएँ चलती हैं। तो 20 लाख और 50 लाख में पद बिक रहे हैं, और अगर किसी के पास ऑफ़र आए कि हमें 20 लाख दो, 50 लाख दो, हम करवा रहे हैं आपका सिलेक्शन। तो आदमी घर-द्वार बेच के भी सोचता है कि हो रहा है तो क्या बुराई है। यहाँ 10-20 हज़ार में अगर लीगल तरीके से, ईमानदारी से अपनी मेहनत की दम पे सिलेक्ट हो जाएँ तो ये ज़्यादा अच्छा है कि वो घर-द्वार बेच के 20 लाख दे के चोरी वाला तरीका, कि जब पकड़े जाएँगे तो सीधा जेल की हवा खानी पड़े, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। नो डाउट ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। अब आप कहेंगे सर गारंटी तो उसमें भी नहीं है जो 20 लाख लेता है। गारंटी तो दुनिया में कहीं की नहीं है तो। लेकिन ये है कि ये भई ईमानदारी का काम होगा। इतनी कठिन भी परीक्षा नहीं है, कम से कम बीपीएससी तो बिल्कुल इतना कठिन नहीं है कि ईमानदारी से हम मेहनत कर लें तो 1000, 12, 1500 सीट में नहीं लटक पाएँ एक सीट के लिए। इतना कठिन तो नहीं है बीपीएससी। स्पेशली हम यूपीएससी, यूपी वगैरह से कंपेयर करें तो छोटा-सा सिलेबस है, 5-6 सब्जेक्ट जीएस में पढ़ने हैं, ले दे के आपको, 1 निबंध है, निबंध भी बच्चों जैसा जीएस के टॉपिक। फर्स्ट जो निबंध हुआ 68 में, तब तो लगा कि हाँ यूपीएससी लेवल के निबंध हैं, मज़ा आएगा पढ़ने-पढ़ाने में, लेकिन 69-70 में तो जीएस के टॉपिक, कृषि और चुनौतियाँ टाइप के जीएस वाले टॉपिक पूछने शुरू कर दिए बीपीएससी ने। तो चीज़ें बहुत कठिन नहीं है, सीधे शब्दों में कहूँ तो आसान है, बस एक सिस्टमैटिकली हम तैयारी कर लें, अपना जो सिलेबस है, सिलेबस तो कोई ऐसा डिफाइन है नहीं मैं कह रहा हूँ, पीवाईक्यू को देखते हुए, ताकि हमें पूरा एक ट्रेंड पता लगे, हम एनालिसिस कर पाएँ कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक बार अपनी तरफ से
हम तेज़ी से रिवाइज़ करते हैं पूरा पॉलिटी, पूरे बेयर एक्ट को। रिवाइज़ मतलब कि सिलेबस हम अपनी तरफ से देखते हैं कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सिलेबस है। प्री में आप लोग वो चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपका रिवीजन है और यहीं से हमें फिर मेंस के लिए अपना दायरा डिसाइड करने में मदद होगी और पीवाईक्यू की हम एनालिसिस करेंगे। थोड़ा-सा 1-2 बातें और बता दें इसके पहले आने के लिए कि आप सारे लोग जो ऑफ़लाइन क्लास में हो, जो लोग ऑनलाइन लाइव कर रहे हो, आपको इस क्लास का रिकॉर्डेड एक्सेस भी मिलेगा। प्रभा आईसीएस का ऐप पुराना ऐप था, वो ऐप बहुत जल्दी शायद हम बंद करेंगे। नया एक ऐप बन चुका है पीआईसीएस के नाम से। इस ऐप का लिंक आ जाएगा आप लोगों के पास, सबके पास। तो ये ऐप आप डाउनलोड करेंगे पीआईसीएस के नाम से, पिक्स के नाम से ऐप होगा, लिंक उसका आ जाएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, इस पे आपको जो ये क्लास हम लोग करेंगे लाइव, इसका रिकॉर्डेड एक्सेस भी होगा और ये एक्सेस 6 महीने तक आपके पास रहेगा। 6 महीना मतलब कि 71वीं बीपीएससी मेंस तक ये एक्सेस आपके पास रहेगा, अप्रैल में। मेंस है संभावित तो 6 महीने में आपका मेंस निकल जाएगा वो आराम से। अनलिमिटेड व्यूज़ होंगे उसमें, कोई ये बाध्यता नहीं होगी कि आप एक ही बार एक वीडियो देख सकते हैं 2 बार। तो आप लाइव क्लास तो कर ही रहे हैं, रिकॉर्डेड का एक्सेस रहेगा आपके पास, तो आप मन करेगा तो दोबारा-तिबारा आप रिकॉर्डेड देख के अपना उसको रिवाइज़ करते रहेंगे। नोट्स क्लास में कुछ चीज़ें ज़रूरत के अनुसार हम लिखवाएँगे भी और कुछ आपको क्लास नोट्स हैंड रिटेन वो आपको जैसे-जैसे हम पढ़ते रहेंगे, वैसे-वैसे ग्रुप में व्हाट्सएप पे आता रहेगा। 2 पेज, 4 पेज जैसा। कोई उस तरह से हम कोई बुक जैसा नोट्स नहीं देंगे, ना ज़रूरत है उसकी। वो तो आपके पास जो किताबें हैं, लक्ष्मीकांत या जो भी, तो वो तो है ही है। हम जितनी बातें क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ जैसा हमने कहा वो दोनों चीज़ें रहेंगी, लिखवाना भी जैसा समय हमारे पास उपलब्ध रहेगा और कुछ चीज़ें वो क्लास नोट्स हैंड रिटेन और या कभी ज़रूरत हुई तो टाइप 2-2 4-4 पेज जैसा जो-जो टॉपिक हम पढ़ते चलेंगे, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नोट्स आपको मिलता रहेगा। सुबह एक आपके पास नोट्स भी होगा और वो नोट्स हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, चाहे ऑफ़लाइन वाले हों, ऑनलाइन, वो हम कभी नहीं देते। सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल, व्हाट्सएप में, ग्रुप में आ जाएगी, वहाँ से आप मन करे तो वहीं सेव कर लें और मन करेगा तो आप उसको जो है अपने प्रिंट आउट निकालते रहें 2-2 4-4 पेज जो-जो आते रहेंगे जैसे-जैसे क्लास चलेगी, तो उसको आप अपना फिर बना लें नोट्स। सब कुछ हम क्लास में करेंगे मतलब इस वाले खंड के लिए पॉलिटी क्वेश्चन के लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरा 170 नंबर प्लस जो हमारा टारगेट है, वो सब बातें हम क्लास में डिस्कस करेंगे। समय एक स्टैंडर्ड हम लेके चलेंगे 60 से 70 घंटा, लेकिन अगर हमें उसको घटाना पड़ा या बढ़ाना पड़ा, तो हमें उसमें भी कोई संकोच नहीं होगा क्योंकि हमारा पर्पज़ है, मेरा स्पेशली पर्पज़ है कि आप 71वीं बीपीएससी में एक पोस्ट ज़रूर लें और अपनी मनपसंद ले लें, बार-बार कह रहा हूँ तो कहना ही क्या। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड समय हम लेके चलेंगे 60 से 70 घंटा, बाकी इसमें घटाना, बढ़ाना, घटेगा तो क्या लेकिन एक बात कह रहा हूँ मतलब कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें प्लस माइनस की गुंजाइश होगी। जनरली हफ्ते में कुछ ये बेसिक चीज़ें हम बता दें ताकि फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। जनरली हफ्ते में हम लोग 5 दिन क्लास करेंगे मंडे से फ्राइडे, समय यही है 5:30 2 घंटे का एक स्टैंडर्ड हम समय लेके चलेंगे 5:30 से 7:30 लेकिन इसमें भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मरते-जीते हम 2 घंटे पढ़ेंगे ही। टॉपिक के ऊपर भी कई बार डिपेंड करेगा कि मान लीजिए 1 घंटा 40 मिनट में कोई टॉपिक खत्म हो गया तो हम कहें नहीं हमें तो 2 घंटा ही पढ़ना है तो फिर 15 मिनट के लिए हम नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे, वो फिर अगले दिन ही शुरू करेंगे नया टॉपिक। और किसी दिन मान लीजिए 2 घंटे की जगह सवा 2 घंटे लग गए वो टॉपिक कंप्लीट करने में तो वैसा भी रहेगा। तो एक लमसम बस आइडिया हमारे दिमाग में रहेगा समय 60 से 70 घंटे लेकिन प्लस माइनस की गुंजाइश होगी।
एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वही। समय 2 घंटा, वो भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, प्लस माइनस उसमें भी हो सकता है। क्लास वीक में 5 दिन मंडे से फ्राइडे, ये भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, उसमें भी प्लस माइनस हो सकता है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम हमेशा लेके चलते हैं, क्योंकि आप भी मानव हैं, हम भी मानव हैं। कई बार कुछ ऐसी बातें, चीज़ें होती हैं कि जो आपके हमारे हाथ में नहीं होती, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी पड़ती है। और सबसे अच्छी बात कि भई मेरी ही कोचिंग में ही टीचर, तो किसी दूसरे का हमारे ऊपर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, आपके हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं है। आपका हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, तो आप और हम अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, तो उतनी हमें फ्रीडम है। तो इसलिए उस तरह की चीज़ें एक स्टैंडर्ड हैं फिक्स, लेकिन प्लस माइनस की फ्लेक्सिबिलिटी की उनमें गुंजाइश बनी हुई है। तो ये तो कुछ जो ज़रूरी बात है, आपके मन में इस कोर्स को लेके जो कोई कन्फ्यूज़न या डाउट है, तो ये है कि रिकॉर्डेड मिलेगा आपको। मेंस तक आपके पास एक्सेस रहेगा, 6 महीने का तो है ही, अप्रैल में मेंस संभावित है, तो रहेगा आपके पास एक्सेस उसका। नोट्स मिलेगा, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी कुछ-कुछ हम क्लास में भी लिख पाएँगे, वो जैसा समय सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते चलेंगे। कुछ आपको क्लास नोट्स हैंड रिटेन ही आते रहेंगे, जैसे-जैसे हम पढ़ते रहेंगे, तो उसमें वो चीज़ें लिखी होंगी, राइटिंग अच्छी होगी, आप पढ़ पाएँ। कुछ टाइप नोट्स की भी होगी ज़रूरत, तो वो भी रहेगा। उतना ही रहेगा जितना हम क्लास में पढ़ेंगे, कोई बहुत बल्कि ना ज़रूरत है, ना बस उतना कि हम मेंस पास हों, अच्छी-सी पोस्ट मिल जाए। तो अब आगे बढ़ें, तो अगली जो 2-3 क्लास इस वीक में स्पेशली हम करेंगे, इसमें हम कुछ बहुत ज़रूरी बातें करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, हालाँकि वो सिलेबस से अलग बातें। सिलेबस से अलग मतलब जैसे ही कि आज हम सिलेबस पे ही बात कर रहे हैं आपसे। पीवाईक्यू की हम 2-3 दिन तो अभी पीवाईक्यू की चीर-फाड़ करेंगे। पीवाईक्यू की चीर-फाड़ मतलब कि अभी सिलेबस को ही हम मैच करेंगे सबसे पहले, तो पीवाईक्यू से हम निकालेंगे कि बीपीएससी ने किस टॉपिक से कब प्रश्न पूछे हैं, मतलब बीपीएससी के कौन से फेवरेट टॉपिक हैं या पेट टॉपिक हैं, जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, मतलब जैसे कहें वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बीपीएससी के, क्या तो कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे कभी बीपीएससी छूता ही नहीं है जिनको। तो पहले तो हम पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग सिलेबस निकालेंगे, फिर पीवाईक्यू में उन क्वेश्चंस का नेचर देखेंगे हम कि किस नेचर के प्रश्न हैं, एनालिटिकल हैं कि थ्योरेटिकल हैं कि फैक्ट बेस्ड हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, करंट का कितना रोल है। तो हम मतलब अभी 2-3 दिन तो पीवाईक्यू की चीर-फाड़ करेंगे बहुत अच्छे से, ताकि हमें पूरा बीपीएससी की सोच, उसकी हमसे अपेक्षाएँ, इसको हम सही ढंग से समझ लें, और तब फिर एक-एक करके सिलेबस शुरू हो। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले एक बार अगर हम अपनी तरफ से सिलेबस निकालें पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, आप लोगों को जो लोग ऑनलाइन हैं, कोई भी डाउट होगा तो आप बीच-बीच में मैं समय दूँगा आपको कि आप अपना ऑडियो ऑन करके पूछ पाएँगे, या ऐप के थ्रू क्लास चलेगी तो चैट के माध्यम से आप पूछ पाएँगे। तो लाइव क्लास का ये बेनिफिट है आपके पास कि हर एक निश्चित समय के बाद 2 घंटे क्लास में हर 10 मिनट, 15 मिनट बाद या जो भी आपके पास ये मौका आता रहेगा कि कोई भी डाउट है, मैं पूछता रहूँगा कि किसी के पास कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप पूछ पाएँगे उसको। और प्रयास यही करेंगे कि ऑनलाइन है, घर से क्लास कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मन है तो क्लास कर रहे हैं, मन है तो नहीं कर रहे, मोबाइल छोड़ के यहाँ-वहाँ घूम रहे हैं। प्रयास करेंगे कि क्लास सीरियसली करेंगे। 2 घंटा है तो आप अपना एक समय अब रूटीन का फिक्स कर लें कि सीरियसली आपको अपना टेबल कुर्सी पे बैठ के ये क्लास प्रॉपर्ली करनी है। ऐसा भी नहीं कि रिकॉर्डेड मिल जाएगा तो फिर लेज़ीनेस नहीं हो, क्योंकि ऑनलाइन वालों के साथ ये एक दिक्कत हो जाती है, ऑफ़लाइन वाले तो अब दिल्ली में हैं तो मजबूरी में,
मरता क्या नहीं करता, आना ही पड़ता है। ऑनलाइन वाले घर पे हैं तो अच्छा बात ये ज़रूरी काम आ गया तो कोई नहीं, कल वो आ गया काम तो ऐसा नहीं। मानसिकता यही बना के रखें कि हम घर पे नहीं हैं, अभी हम दिल्ली जाके तैयारी कर रहे हैं कि पटना की जहाँ मतलब घर के बाहर हैं, तो हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है पढ़ाई, 71वीं बीपीएससी में अच्छी पोस्ट। बाकी ज़िम्मेदारियाँ पारिवारिक, सामाजिक बाद में। घर के लोगों से भी कह दें। तो भैया मान लो हम दिल्ली जाते तब फिर कहते हमसे कि आज फलाँ आदमी के यहाँ शादी है तो चले जाओ कि वो। तो मान लो अभी कि हम दिल्ली में हम पटना में अपने घर पे नहीं है, बाहर गए। बाहर नहीं जाके घर वालों को बताइए कि हमने तो पैसे ही बचा दिया आपका। कम से कम पढ़ने तो दो हमें ढंग से। ये चीज़ हम अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप ऑनलाइन जुड़े हैं, जो जितने लोग जुड़ते रहेंगे आगे भी जो भी, तो आप उन चीज़ों को सीरियसली लेके करेंगे भैया। ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से एक सिलेबस थोड़ा कोशिश करते हैं छाँटने की, फिर हम पीवाईक्यू से मैच करते हुए देखेंगे। तो जब हम राज्य व्यवस्था और संविधान पढ़ते, तो आप देखिए सबसे पॉपुलर किताब लक्ष्मीकांत की किताब, हालाँकि मेनली वो तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई किताब है, लेकिन टॉपिक अगर हम निकालना चाहें, तो देखिए पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा जाता है ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके 1947 की भारत की स्वतंत्रता, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781, फिर 84, इस तरह से करते-करते जब 1947 तक आते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक पॉलिटी की शुरुआत यहीं से की जाती है। ये टॉपिक हिस्ट्री, पॉलिटी दोनों का कॉमन टॉपिक होता है। उसके बाद फिर अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं संविधान सभा और संविधान का निर्माण। दूसरा टॉपिक देखिए यही पढ़ते हैं हम। आप लोग जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, साथ-साथ वो लिखते चलेंगे। जो बोल रहा हूँ उसमें आपको जो ज़रूरी बात लगती है लिखने की वो लिख सकते हैं, और जब मैं बोलूँगा कि लिखिए तब डिक्टेट करवाऊँगा तो फिर लिखेंगे ही लिखेंगे। और जब तक समझा रहा हूँ चीज़ें तो वो आप जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो लिखते रहें, और जो बोल रहा हूँ उसमें कोई आपको ऐसी बात लग रही कि लिखना चाहिए तो वो अपने से लिखते रहें। और जब मुझे ऐसा लगेगा कि ये तो लिखना ही है, तो मैं बोलूँगा कि लिखिए अब, डिक्टेट करवाऊँगा तो वो तो फिर लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है? तो फिर हम पढ़ते हैं संविधान सभा, संविधान का निर्माण। अब देखिए यही टॉपिक है, पूरी तरह से प्री का फैक्चुअल टॉपिक होता है। कब संविधान सभा बनी, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, कैसे सदस्य चुने गए, किस पार्टी के कितने सदस्य थे, कैसे संविधान बना, कौन-कौन सी समितियाँ बनी, किस समिति का अध्यक्ष कौन था, प्योरली प्री का टॉपिक हो जाता है। मेंस में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस में वो। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक टॉपिक फिर हम ये पढ़ते हैं। यहाँ से बीपीएससी ने एक आध प्रश्न पूछा है, आएँगे अभी हम पीवाईक्यू। फिर हम उसके बाद पढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएँ क्या हैं? फिर हम पढ़ते हैं देखिए संविधान की प्रस्तावना का महत्व, और अलग से करें, चलिए अलग से ही कर लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसका महत्व क्या है। हम पढ़ते हैं फिर मूल ढांचे की संकल्पना। अब मूल ढांचे की संकल्पना हम यहाँ पढ़ें, और या जब फंडामेंटल राइट वाले खंड में आए तो वहाँ पढ़ें। मूल ढांचे की संकल्पना पढ़ी जाती है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
बीपीएससी का बड़ा प्रिय टॉपिक। तो मूल ढांचे की संकल्पना हम पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं लोकतंत्र के कुछ प्रकारों में संसदीय और अध्यक्षीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, संसदीय और अध्यक्षीय लोकतंत्र। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं संघात्मक और एकात्मक लोकतंत्र, फेडरल एंड यूनिटरी डेमोक्रेसी। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक कहें या कहें कि आर्टिकल के अलावा जो कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके बाद पॉलिटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम आर्टिकल वाइज आगे बढ़ते जाएं, आर्टिकल 1 से शुरू करें और 370 तक पहुंच जाएं। सबसे अच्छा तरीका चीज़ों को याद रखने का, समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आर्टिकल वाइज हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखिए एक बार संक्षेप में हम लोग रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं जो प्री में पढ़ा था और हमें अपना सिलेबस भी पता लगे कि अब हमें मेंस में क्या पढ़ना है। तो इसके बाद आर्टिकल वाइज हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र आ जाता है। फिर हम पढ़ते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से 11 होता है। फिर हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। 12 से 35 होता है, आर्टिकल 12 टू 35। फिर हम पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से 51। फिर हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य 51 ए। तो आर्टिकल 1 से 51 तक, जिसमें हमारे संविधान का दर्शन, उसके लक्ष्य, ये सारी बातें बताई गई हैं। और तब उसके बाद हमारे देश में 3 स्तरों पर शासन का संचालन है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। एक-एक करके तीनों लिखे हैं देखिए संविधान में। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन, फिर राज्य प्रशासन, फिर स्थानीय प्रशासन और बीच में एक और प्रशासन है जिसे हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, यूनियन टेरिटरी। तो जितने स्तरों पे हमारे देश में शासन का संचालन हो रहा है, एक-एक करके हम उन सारे स्तरों की बात कर लेते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर केंद्रीय प्रशासन सबसे पहले पढ़ा जाता है। उसमें भी हम देखते हैं कि पहले कार्यपालिका है संविधान में। आर्टिकल 52 से शुरू करके 78 तक कार्यपालिका पढ़ते हैं हम, संघ की कार्यपालिका। उसमें भी राष्ट्रपति पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर मंत्री परिषद और
प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, और फिर अटॉर्नी जनरल पढ़ते हैं या महान्यायवादी। तो देखिए हम संघ की कार्यपालिका में पढ़ते हैं आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। आगे बढ़ें, फिर हम पढ़ते हैं विधायिका, संसद, आर्टिकल 79 से 123 तक, भारतीय संसद। फिर हम पढ़ते हैं न्यायपालिका, इंडियन जुडिशियरी, सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 124 से 147 तक, 124 से 147। और तब हम पढ़ते हैं केंद्रीय प्रशासन में लास्ट टॉपिक सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, रोल ऑफ सीएजी। तो ये केंद्रीय प्रशासन हम पढ़ते हैं आर्टिकल 148 से 151। तो हम देखते हैं कि 100 अनुच्छेद हैं जो केंद्रीय प्रशासन से जुड़े हैं, आर्टिकल 52 से शुरू करके 151। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, अभी अब मेंस में हमें क्या-क्या पढ़ना है, वो आएँगे अभी हम पीवाईक्यू से मैच करते हुए देखेंगे उसे। अभी तो ओवरऑल जो प्री में आपने पढ़ा है सब अगर याद कीजिए तो ये चीज़ें। इसके बाद फिर राज्य प्रशासन आता है। राज्य प्रशासन होता है इसके बाद। आर्टिकल 152 से शुरू करके चलते हैं 237 तक, तो राज्य प्रशासन हो जाता है। इसमें फिर अगला टॉपिक जो भी नंबर क्या है 17 तक हो गया, तो फिर हम पढ़ते हैं राज्य की कार्यपालिका। उसमें राज्यपाल, गवर्नर, फिर मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, फिर एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। तो ये हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ लेते हैं आर्टिकल 153 से शुरू करके 167 तक। राज्य की कार्यपालिका हो जाती है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, एडवोकेट जनरल। फिर हम पढ़ते हैं राज्य की विधायिका, और तब न्यायपालिका, हाई कोर्ट, राज्य की न्यायपालिका पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 214 से 232 तक हम पहुंच जाते हैं राज्य की न्यायपालिका, 168 से 213 तक आ जाते हैं हम विधायिका और न्यायपालिका। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा जाता है जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, आर्टिकल 233 से 237। तो हम वो पढ़ लेते हैं, जिला और अधीनस्थ न्यायालय। फिर उसके बाद क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन पढ़ते हैं, 239 से 242 तक। मेनली उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष व्यवस्था, दिल्ली के चुनाव से जुड़ा हुआ। देखिए 70वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा बीपीएससी ने,
फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुए, अप्रैल में मेंस हुआ और प्रश्न पूछ लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के ऊपर। तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन हम पढ़ते हैं, वो करंट का क्वेश्चन हो गया था, वो आम आदमी पार्टी की हार दिल्ली चुनाव। तो ये उसके बाद क्या पढ़ते हैं? स्थानीय प्रशासन 73वां 74वां संविधान संशोधन, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन और नगरीय स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज नगर पालिका शासन। तो ये पढ़ते हैं, देखिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अब इनके संबंधों पे मतलब यहाँ तक हम क्या पढ़ लेते हैं कि कितने स्तरों पे हमारे देश में शासन का संचालन हो रहा है। तो केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, एक केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था है, तो वो। और फिर अब आपसी संबंध पढ़े जाते हैं। तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं फिर सेंटर स्टेट रिलेशन या केंद्र राष्ट्र संबंध। आर्टिकल 245 से शुरू करके आर्टिकल 300, वैसे तो 292 93 तक ही है ऋणों की व्यवस्था तक, लेकिन ओवरऑल वो 300 तक ही जाती हैं चीजें। तो उसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। फिर हम पढ़ते हैं अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन, या कहें अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, आर्टिकल 301 से 307। फिर पढ़ते हैं लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 308 से 323 लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग। तो ये पढ़ते हैं। उसी में एक टॉपिक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या प्रशासनिक अधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323 ए 323 बी। तो ये पढ़ा जाता है। आगे देखिए, अगला फिर हम चलते हैं आगे। तो चुनाव तथा चुनाव आयोग, निर्वाचन और निर्वाचन मशीनरी। तो ये पढ़ते हैं। 324 से 329, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329। तब उसके बाद विशिष्ट वर्गों के लिए प्रावधान, विशिष्ट वर्गों के लिए प्रावधान, एससी एसटी ओबीसी, इनके लिए जो प्रावधान हुए हैं, तो फिर हम पढ़ लेते हैं उसको। आर्टिकल हो जाता है 330 से 342, 330 से 342। फिर एक राजभाषा पढ़ा जाता है 343 से 351। फिर आपातकाल पढ़ते हैं 352 से 360। फिर संविधान संशोधन पढ़ते हैं 368। और लास्ट जम्मू तथा कश्मीर 370, जो अब नहीं है, लेकिन वैसे देखें क्रम में तो ये। तो देखें
यही तरीका है हम लोग का पढ़ाई का। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन जनरली इसी तरीके से पढ़ा जाता है या पढ़ा जाना चाहिए, यही पूरा सिलेबस हो जाता है कि कुछ बेसिक टॉपिक शुरू में हमने देखे और फिर आर्टिकल 1 से शुरू करते हुए आ गए आर्टिकल 370 तक, इसके बाद की चीज़ें फिर वो सब ऐसे ही है मिसलेनियस वाली चीज़। तो ये रफली एक सिलेबस होता है हमारे लिए पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का। अब अब हम पीवाईक्यू पे चलते हैं और फिर मैच करते हैं दोनों कि बीपीएससी ने क्या प्रश्न पूछे हैं, कहाँ से पूछे। अभी तो ये देखेंगे कि कहाँ से पूछे, क्या पूछे हैं वो फिर आगे आएंगे। मैंने कहा अभी तो हम 2-3 केवल प्रश्नों की ही चीर-फाड़ करेंगे, ताकि हमें ओवरऑल एक विज़न, एक इनसाइट होगी कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है। तो ये तो मैंने बता दिया देखिए एक सिलेबस आपको, जनरली आप जानते भी हैं, हमने कहा प्री आप पास हो चुके हैं, तो यही तरीका है देखिए पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का। लक्ष्मीकांत की किताब देखेंगे तो लगभग इसी तरीके से मिलेगा, क्रम आगे-पीछे हो सकता है कि हो गया होगा किताब में, लेकिन वैसे देखिए यही है चीज़ें मेन। एक टॉपिक फिर और जो हम पढ़ते हैं बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए ये टॉपिक भी पढ़ा जाता है और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बीपीएससी में। अब उसमें हम क्या पढ़ें? तो विशेषताएँ सबसे पहले तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएँ क्या हैं? फिर उसमें हम पढ़ें क्षेत्रीय दलों की भूमिका, फिर हमें पढ़ें राजनीति का अपराधीकरण, फिर हम पढ़ें जाति और संप्रदाय की भूमिका राजनीति में। तो इस तरह के टॉपिक हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम और बीपीएससी का तो सबसे प्रिय टॉपिक है ये। एक उसमें हम पढ़ते हैं गठबंधन की राजनीति, तो ये जो हमारा पढ़ाई का पॉलिटी का एक सिलेबस होता है। ये तो अभी अपनी तरफ से हो गया। अब आते हैं हम पीवाईक्यू पे, तो उससे ज़रा मैच करते हैं इन चीज़ों को। पीवाईक्यू 48 बीपीएससी से जो हमें मिला और पहले का भी हो तो क्या ठीक है, उतने पुराने की ज़रूरत भी नहीं है। 48वीं बीपीएससी से 70वीं बीपीएससी 23 साल, और 23 साल में 12 एग्ज़ाम हुए। शुरू में आप देख रहे हैं कि कई-कई साल का इकट्ठा होता था। 48 से 52 5 साल का एक ही एग्ज़ाम हो गया, 48, 49, 50, 51, 52। 53 से छप 55 फिर 3 साल का इकट्ठा हो गया, 56 से 59 4 साल का इकट्ठा, तो पहले ये था। और 63वीं से हम देख रहे हैं, 63 बीपीएससी से हम देख रहे हैं कि फिर रेगुलर हर साल का एग्ज़ाम होने लगा, तो 63 अलग हुआ, 64 अलग हुआ, 65, 66, 67, 70 तक हो गया, 71वाँ अब हमें देना है। तो टोटल इन 23 साल में आप देखेंगे 12 एग्ज़ाम हुए, जिसमें इधर 8 साल के तो रेगुलर 63 से 70, और उसके पहले के 13-14 साल में बस 4 एग्ज़ाम हुए थे, 48 से 52, 53 से 55, 56 से 59 और 60 से 62, तो बस 4 ही एग्ज़ाम हुए उधर 15 साल, और फिर अब उसके बाद रेगुलर हो।
तो वहीं से 48 से 70वीं तक के पॉलिटी के क्वेश्चन जो आपके पास भी होंगे, वो यहाँ स्क्रीन पे हैं। अब सबसे पहला हम काम ये करने जा रहे हैं कि इन क्वेश्चन में बस हम अभी ये देखते हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। तो जो हमने सिलेबस लिखा, उसमें किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, ज़रा सबसे पहले हम ये एक अपना होमवर्क कर लें, ये मेहनत कर लें। तो एक-एक करके क्वेश्चन देखते चलिए। क्वेश्चन की थीम क्या है, अप्रोच क्या है, वो फिर अभी आगे उन सब की भी चर्चा होंगी एक-एक करके क्लास में। फिलहाल टॉपिक हमें देखना है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, पहला है जाति और वर्ग भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस युक्ति की व्याख्या बिहार के संदर्भ में मतलब जाति की राजनीति। तो जाति की राजनीति यहाँ देखिए, हम लिखते चलें ताकि आपके लिए भी ये होमवर्क काम करेगा। जाति की राजनीति 48 में यहाँ से प्रश्न आया है। ठीक है? 48 लिख दिया हमने जाति और संप्रदाय, तो उसमें जाति की राजनीति 48 में प्रश्न आया वहाँ से। आगे बढ़ें। भारतीय संघीय व्यवस्था में सामयिक दिगों की व्याख्या करें। क्या राज्यों की अधिक स्वायत्ता की आवश्यकता है? मतलब संघात्मक, एकात्मक शासन का प्रश्न है। तो फिर हम वापस चल के इसको लिख लेते हैं संघात्मक और एकात्मक में। तो वो कहाँ रखा है हमने? संघात्मक, एकात्मक, ये है 8 नंबर। तो 48 से यहाँ से प्रश्न आया है। अगला देखिए, मिली-जुली राजनीति भारतीय संदर्भ का प्रमुख लक्षण हो गया है, परंतु यह व्यवस्था अभी तक स्थायी सरकार प्रदान करने में असफल है। मतलब जो गठबंधन की राजनीति, एक वहाँ से मिला है हमें। और अगला भी देख लेते हैं, बिहार के संदर्भ में ग्रामीण स्थानीय सरकार के कार्यों की 1994 से आज तक व्याख्या, मतलब स्थानीय प्रशासन। तो एक प्रश्न है स्थानीय प्रशासन का और एक है गठबंधन की राजनीति का। स्थानीय प्रशासन तो एक यहाँ से 48 और एक गठबंधन की राजनीति, तो एक यहाँ से है 48। देखिए, तो 48 से 52 4 प्रश्न वो कहाँ से आए, तो वो हमने देख लिया। एक जाति राजनीति, एक गठबंधन की राजनीति, एक संघात्मक शासन और एक स्थानीय प्रशासन, ये 4 टॉपिक। इसी तरह से हम होमवर्क करने चल रहे हैं पूरा 70वीं तक, ताकि हमने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी, मैथ है सब चीज़ें। अगर वो सही तरीके से हम कर लें उनको, हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है कि हमारा वो 170 नंबर सेफ हो जाए। अभी तो हमने कहा केवल टॉपिक हम देख रहे हैं, फिर ये देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न हैं, नेचर क्या है उनका। फिर उसमें जो टेल वर्ड है, अभी हम उस पे भी आएँगे। एक क्लास तो हम केवल इसी पे करेंगे आपकी कि टेल वर्ड में कहीं लिखा है विश्लेषण कीजिए, कहीं लिखा है मूल्यांकन कीजिए, कहीं लिखा है वर्णन कीजिए, तो उसका मतलब क्या है? हमें कोई कमी नहीं छोड़नी है, बेस्ट हमें करना है इस खंड में। आपको दूसरे में बहुत हेल्प होगी इससे, और सारे ऐसे कर लेंगे तो हमने कहा बस हर हाल में एक पोस्ट हमें लेके रहनी है इस बार। तो 48 का कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। 53 से 55, 53 से 55 है स्क्रीन पे। एक प्रश्न है भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध में एनसीटीसी, तो 2 जगह से जुड़ा है ये। संघात्मक शासन, केंद्र राज्य संबंध। दूसरा प्रश्न है राज्यपाल की शक्ति और कार्य तथा बिहार में भूमिका, राज्यपाल। तीसरा प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्यप्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में भूमिका, तो निर्वाचन आयोग। और चौथा है विभिन्न नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन और बिहार में उनके क्रियान्वयन की स्थिति। तो ये 4 प्रश्न, एक संघीय व्यवस्था, केंद्र संबंध, दूसरा राज्यपाल
तीसरा निर्वाचन आयोग और चौथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं उसमें। एक प्रश्न है देखिए, चुनाव आयोग से एक प्रश्न है, 53 एक प्रश्न केंद्र राज्य संबंध, 53 एक प्रश्न राज्यपाल, 53 एक प्रश्न डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, 53 और संघात्मक संघात्मक केंद्र राज्य संबंध को जोड़ते हुए पूछा। तो देखिए ये 53 है। आगे बढ़े, 56 से 59 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन, अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या मतलब मूल अधिकार, भारत की चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका कास्ट पॉलिटिक्स, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंधों के मत तनाव सेंट्रल स्टेट रिलेशन और संघात्मक को जुड़े हुए हैं दोनों चीजें, और न्यायिक पुनरीक्षण मतलब न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचा। तो दो जगह से जुड़ गया है ये, मूल ढांचे से और न्यायपालिका में जो हम लोग पढ़ते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, वहां से। तो ये चार प्रश्न है देखिए, एक मूल अधिकार, एक कास्ट पॉलिटिक्स, एक संघात्मक और केंद्र राज्य संबंध, एक न्यायिक समीक्षा और मूल ढांचा। मतलब 6 टॉपिक कवर हैं 4 प्रश्नों में। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 56 से 59 है ये, 56 हम लिख लेते हैं। तो 56 एक देखिए मूल ढांचे से है 56, फिर संघात्मक से है 56, मूल अधिकार से है 56, फिर न्यायपालिका से है 56, केंद्र राज्य संबंध से है 56, और जाति की भूमिका से है 56। यही है, सब हो गया देखिए, मूल अधिकार हो गया, जाति हो गया, संघात्मक हो गया, केंद्र संबंध हो गया, न्यायिक समीक्षा हो गया, मूल ढांचा। ये 56 है, 56 से 59। चलिए 60 से 62 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक प्रश्न वहां से, फिर हिंदुत्व की अवधारणा का परीक्षण क्या है, धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है, इसको हम धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना में रखें या फंडामेंटल राइट मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। तो हम चाहे प्रस्तावना में रखें, लिखा हुआ है पंथ निरपेक्षता, और या मूल अधिकार में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो वहां रखें। तो एक प्रश्न निर्देशक तत्व से, एक प्रश्न मूल अधिकार से, प्रस्तावना से, जहां से जोड़ें। एक है भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका, और एक है राजनीति में राज्यपाल, बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन। तो प्रस्ताव एक निदेशक तत्व, एक प्रस्तावना मूल अधिकार, दोनों से जोड़ सकते हैं, एक दबाव समूह और एक राज्यपाल, मतलब 4 प्रश्न हैं, 5 टॉपिक हैं, निदेशक तत्व, प्रस्तावना, मूल अधिकार, दबाव समूह, राज्यपाल। 60 से 62। चलिए इनको कर लेते हैं। तो इसमें देखिए एक नया हम जोड़ लें, राजनीति में
दबाव समूहों की भूमिका 62। तो एक ये, एक ये हो गया। दूसरा था राज्यपाल 62। तीसरा था निदेशक तत्व 62। चौथा मूल अधिकार 62। और 5 हमने कहा कि इसको हम प्रस्तावना से भी अगर जोड़ें तो 62। ये देखिए 62। तो 48 से 62 13 साल में ये 4 एग्ज़ाम हुए, उनके ये प्रश्न हैं और फिर इसके बाद 63 से हो रहा है रेगुलर। आगे बढ़ें। 63। 63 में 5 प्रश्न आ गए, चूँकि वही हमने कहा फर्स्ट पेपर में भी आ जाता है प्रश्न, तो 5 प्रश्न। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका। निर्वाचन आयोग, क्या आप सहमत हैं कि भारतीय राजनीति मुख्य रूप से वर्णात्मक राजनीति की बजाय विकास की राजनीति के आसपास घूमती है? बिहार के संदर्भ में चर्चा मतलब भारतीय राजनीति की विशेषताएं, जो एक टॉपिक मैंने लिखा वो। हाल के दिनों में भारतीय पार्टी की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव, तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका। एक संविधान और संवैधानिकता के बीच अंतर, वही संविधान और संविधानवाद। और फिर मूल ढांचे की संरचना, भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच। और एक है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्र और राज्य के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा है, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन। तो देखिए 5 प्रश्न हैं और टॉपिक 6 हैं। एक चुनाव आयोग, एक भारतीय राजनीति की विशेषता, एक क्षेत्रीय दल 3, इसमें 2 टॉपिक संविधान संविधानवाद मूल ढांचा 5 और केंद्र राज्य संबंध 6। चलिए इनको कर लेते हैं। 63 एक संविधान और संविधानवाद, एक मूल ढांचा 63, तो 2 हो गए। केंद्र राज्य संबंध 3 हो गए। चुनाव आयोग 4 हो गए। राजनीति की विशेषताएं 5 हो गया। क्षेत्रीय दलों की भूमिका 6। तो देखिए 5 प्रश्नों में ये 6 टॉपिक कवर हो गए हम लोगों के। आगे बढ़ें। 64 4 प्रश्न। भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। प्रस्तावना, उसकी विशेषता। भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका। भारत सरकार में न्यायिक सक्रियता और बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप। मतलब एक प्रश्न प्रस्तावना, एक प्रश्न राज्यपाल, एक प्रश्न न्यायिक सक्रियता मतलब न्यायपालिका और एक प्रश्न बहुत अधिक राजनीतिक दल मतलब भारतीय राजनीति की विशेषताएं। 4 प्रश्न, 4 टॉपिक, राजनीति की विशेषताएं, न्यायपालिका, राज्यपाल, प्रस्तावना। तो चलिए इनको कर लें। 64 एक तो राजनीति की विशेषताएं, 64 एक हो गया।
राज्यपाल 2 हो गया, न्यायपालिका 3 हो गया, प्रस्तावना 4 हो गया, 64। आगे बढ़ें। 65। टोटल 4 प्रश्न ही। क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से वापस ले लिया है मूल अधिकार? भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा संसद विधायिका। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्र उन्मुखी ना होकर व्यक्ति उन्मुखी है, राजनीति की विशेषताएं। और ई शासन से आप क्या समझते हैं? एक नया टॉपिक ई गवर्नेंस। तो 4 टॉपिक हैं, मूल अधिकार, संसद, राजनीति की विशेषताएं और एक टॉपिक नया ई शासन। तो कर लें। 1 मूल अधिकार 65, दूसरा संसद 65, भारतीय राजनीति की विशेषताएं 65 और एक एडिशनल एक टॉपिक यहाँ लिख लें हम लोग ई शासन 65। 5 साल और 66। 4 प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति। भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर झुका है, संघात्मक एकात्मक शासन। भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है, बिहार के संदर्भ में इसका विश्लेषण। अब भारतीय राज्यों का असमान विकास हम इसको सेंट्रल रिलेशन में ही रख सकते हैं, संघात्मक में रख सकते हैं। और भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का मंच तो संसद। तो एक राष्ट्रपति, एक संघात्मक एकात्मक, तीसरे को हम केंद्र राष्ट्र संबंध में रखें या संघात्मक में रखें, और चौथा संसद 66 का। राष्ट्रपति, संघात्मक, संसद और केंद्र राज्य में रख देते हैं उसको। तो देखिए, एक केंद्र राष्ट्र में मान लें, एक संसद में मान लें, है ही वो तो संसद, एक राष्ट्रपति और एक संघात्मक एकात्मक। तो 66 हो गया। 67। 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, 67 में 6 प्रश्न। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, शक्तियां विशाल हैं परंतु असीम नहीं। संसद। बिहार के विशेष संदर्भ में केंद्र राष्ट्र संबंध, तो सेंटर स्टेट रिलेशन। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय, तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल। स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, तो न्यायपालिका। तो संसद भी केंद्र राष्ट्र संबंध, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, न्यायपालिका 4। भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन, तो करंट अफेयर वही चुनाव में डाल सकते हैं उसको, निर्वाचन में या राजनीतिक व्यवस्था में डाल सकते हैं 5। और छठा है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है, मतलब भारतीय संविधान खतरे में,
जिस साल ये प्रश्न पूछा गया था, अकेला मैं था कि ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था और प्रश्न पूछा था यूपी बीपीएससी ने। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ाया था मैंने कि भारत में संविधान खतरे में है और बीपीएससी ने हूबहू प्रश्न पूछ लिया था। तो संविधान खतरे में। तो संविधान, संविधानवाद, वन नेशन वन इलेक्शन, न्यायपालिका, क्षेत्रीय दल, केंद्र संबंध और संसद। चलिए करते हैं इसको 67। 67 तो क्या-क्या है? एक है संविधान और संविधानवाद, संविधान खतरे में, तो 67 का एक ये हो गया। दूसरा 67 का विधायिका से है, तीसरा न्यायपालिका से है, 3 चौथा वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव में रख लें चलो 67, 4 एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल 5 और छठा क्या था? संसद हो गया, केंद्र राज संबंध, एक केंद्र राज संबंध, केंद्र राज संबंध 67। तो देखिए 6 प्रश्न हो गए, 68वीं बीपीएससी। आगे बढ़ें, 68। अब 68 से पैटर्न चेंज हुआ, शॉर्ट लेंथ प्रश्न शामिल किए बीपीएससी में, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए। पहले 4 प्रश्न होते थे, 3 करने थे। अब पहले वाले के 5 प्रश्न कर दिए, एक के 5 हो गए। पाँचों करने हैं, कंपल्सरी हैं। बाकी 4 हैं, 4 में से 2 करने हैं, लेकिन अथवा में 2 में से 1 और 2 में से 1, 2 में से 1, अगले 2 में से 1, तो 4 में से 2, लेकिन बेसिकली 4 में से 2 नहीं, 2 में से 1 और फिर अगले 2 में से 1। तो अब पहले जहाँ सेकंड पेपर में 4 प्रश्न पूछे जाते थे, अब नंबर ऑफ प्रश्न हो गए 9। परिणाम क्या हुआ कि भई 4 प्रश्न थे, 4 ही टॉपिक से थे। किसी-किसी में आप देख रहे हैं कि 2 टॉपिक को जोड़ा था तो 5 टॉपिक थे। अब 9 प्रश्न हैं। 9 प्रश्न है तो 9 टॉपिक हो जाएँगे। इतना तो एक्सचेंज हो गया कि पहले 5 टॉपिक कवर थे तो अब 9 टॉपिक कवर हैं। मतलब थोड़ा-सा हमें अब अपना पढ़ाई का दायरा बढ़ाना पड़ा 68 से, कि पहले हमने कहा 10 टॉपिक पढ़ते तो अब हमें 15 पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि पहले 4 ही प्रश्न थे, अब 9 प्रश्न हैं। पहले 4 टॉपिक, 5 टॉपिक छुए जाते, अब 9 प्रश्न है तो 9 टॉपिक तो छुए ही जाएँगे, 10 और 11 टॉपिक भी हो जाएँगे, तो हमें अपनी पढ़ाई भी उसी रेशियो में बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? सिलेबस उसी रेशियो में थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जो टॉपिक कवर हम करते हैं, वो बढ़ाने पड़ेंगे हमें। तो देखिए, भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता, मतलब ये हमने प्रस्तावना से भी जोड़ा, एक प्रश्न पहले भी है देखिए धर्मनिरपेक्षता का, तो प्रस्तावना से भी जोड़ा, फंडामेंटल राइट से भी जोड़ा हमने। एक है क्षेत्रीय राजनीति, वही क्षेत्रीय दलों की भूमिका। एक है भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एक है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार। और एक है बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, राजनीति की विशेषताएं, स्पेशली यहाँ बिहार के संदर्भ। इसी बार हम देख रहे हैं कि कैसे जाति के ऊपर विकास हावी हो गया। अपराधी तो अभी भी बहुत सारे जीते हैं, अपराधी नहीं कहें, अपराधी पृष्ठभूमि के लोग, कोर्ट में केस चल रहे हैं, लेकिन जाति के ऊपर विकास हावी हुआ है। कैसे चेंज हो रही है बिहार की राजनीतिक संस्कृति? तो एक देखिए,
धर्मनिरपेक्षता है मतलब प्रस्तावना मूल अधिकार, एक क्षेत्रीय राजनीति है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, एक पॉलिटिकल कल्चर है। पहले इतना कर लेते हैं चलिए। एक विशेषताएँ, पॉलिटिकल कल्चर 68वीं बीपीएससी, एक क्षेत्रीय दल भी है 68वीं बीपीएससी, यही थे ना? एक हाँ, क्षेत्रीय दल हो गए, एक राजनीतिक संस्कृति हो गया, अब एक है धर्मनिरपेक्षता, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एक न्यायपालिका। एक न्यायपालिका, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एक मूल अधिकार और प्लस प्रस्तावना। ये तो शॉर्ट लाइन क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ें, फुल लेंथ में आइए। क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता, तो केंद्र राज्य संबंध में पढ़ते हैं हम क्षेत्रीय परिषदें, रीजनल काउंसिल। एक है जाति भारतीय राजनीति में भूमिका निभाती है, तो कास्ट पॉलिटिक्स। एक केंद्र राज्य संबंध, एक कास्ट पॉलिटिक्स। एक भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में भूमिका, तो चुनाव आयोग। और एक राज्यसभा की संरचना शक्तियां मतलब संसद, तो संसद, चुनाव आयोग, जाति राजनीति, क्षेत्रीय परिषद मतलब केंद्र राज्य संबंध। तो चलिए इनको कर लेते हैं। एक संसद, एक केंद्र राज्य संबंध का है ना, एक हाँ क्षेत्रीय परिषद केंद्र राज्य संबंध, एक चुनाव आयोग और एक जाति की राजनीति। ये देखिए 68 हो गया। क्षेत्रीय परिषद मतलब केंद्र राज्य संबंध, जाति की राजनीति, चुनाव आयोग और राज्यसभा मतलब संसद। और एक प्रश्न है, आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना, मतलब मूल ढांचे की संकल्पना। एक ही और है ये, तो इसको भी कर लें 68 में। मूल ढांचा 68। बढ़े आगे, 69। 69 भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचा, फिर ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षण, आरक्षण मतलब मूल अधिकार, फिर भारतीय संविधान का संशोधन, फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना तो प्रस्तावना, और फिर जाति जनगणना। अब जाति जनगणना को हम अलग से मान लें या केंद्र राज्य संबंध का पार्ट है, केंद्र राज्य के बीच में विवाद का बहुत बड़ा कारण रहा है कास्ट सेंसस या जाति जनगणना। तो पहले इतना कर लें, एक मूल ढांचा है, एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण मतलब मूल अधिकार है, एक संशोधन है, एक प्रस्तावना है, एक जाति जनगणना सेंट्रल स्टेट रिलेशन में रखते हैं उसको। तो चलिए, प्रस्तावना है, मूल ढांचा है 2, फिर प्रस्तावना हो गई,
मूल ढांचा हो गया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण मतलब मूल अधिकार, 3 फिर है संशोधन और जाति जनगणना। जाति जनगणना को रखें सेंटर स्टेट रिलेशन में, और संशोधन संविधान संशोधन 69। देखिए आज तक कभी संविधान संशोधन से बीपीएससी ने प्रश्न नहीं पूछा था जब फुल लेंथ होते थे, लेकिन अब शॉर्ट लेंथ आए तो संविधान संशोधन से भी प्रश्न आ गया। पहले हम नहीं पढ़ते थे संविधान संशोधन, कभी नहीं पूछा गया, देखिए अब लेकिन उसको भी कवर कर लिया कि नहीं कर लिया। तो नंबर ऑफ टॉपिक बढ़ गए हमारे लिए। आगे बढ़ें। भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध और उनकी बदलती भूमिका। प्रधानमंत्री देखिए अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, पहली बार पूछ लिया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनके आपस के संबंध। फिर है भारतीय संघवाद, तो खूब पूछ रहा है तो भारतीय संघवाद तो कर लें पहले ये। फिर है बिहार में गठबंधन की राजनीति, तो एक गठबंधन राजनीति। एक स्थानीय शासन, चलिए कर लेते हैं। एक स्थानीय शासन है, एक गठबंधन राजनीति है, एक संघवाद है, एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, तो कर लेते हैं इतना। गठबंधन की राजनीति एक तो ये है 69। उसके बाद गठबंधन की राजनीति हो गई। एक है स्थानीय प्रशासन 69। गठबंधन की राजनीति, स्थानीय प्रशासन, एक संघवाद और एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो एक ये दोनों है, राष्ट्रपति भी 69, प्रधानमंत्री भी 69, और एक है संघात्मक एकात्मक 69। आगे बढ़ें। यहाँ तक कर लिया हमने। और है फर्स्ट पेपर में भी पूछे जा रहे हैं। तो लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता। जेंडर स्टीरियोटाइप तो मूल अधिकार से भी जुड़ा है, न्यायपालिका से भी जुड़ा है। एक है भारतीय शासन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये एक अलग से रख सकते हैं हम, या विधायिका का पार्ट है कि जो 3 नए आईपीसी सीआरपीसी को चेंज किया संसद ने, तो वो। एक है देखिए विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता, तो पहले इतना कर लें। एक न्यायपालिका, और 2 विधायिका में रखें हम इनको, नागरिक सुरक्षा संहिता और निर्माण में, निर्णय निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो विधायिका, न्यायपालिका, ये देखिए 69 चल रहा है हम लोगों का। और एक भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब डीपीएसपी। तो डीपीएसपी निदेशक तत्व, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। और लास्ट लेटेस्ट 70, अनुच्छेद 32 मतलब मूल अधिकार। राजनीति का अपराधीकरण, अलग से एक टॉपिक हमने लिखा। राजनीतिक व्यवस्था में भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई, तो जाति की राजनीति। कॉलेजियम मतलब न्यायपालिका। 73वां 74वां संशोधन मतलब स्थानीय शासन, तो इतना कर लें। एक मूल अधिकार, एक जाति, एक अपराधीकरण,
एक न्यायपालिका, एक स्थानीय प्रशासन, चलिए इतना करते हैं पहले। एक मूल अधिकार 70 में, एक न्यायपालिका 70 में, 2, एक स्थानीय प्रशासन 70 में, 3, राजनीति का अपराधीकरण 4, जाति की राजनीति 5, शॉर्ट लेंथ हो गई। नहीं, कहाँ गड़बड़ हो गया, न्यायपालिका थी एक, न्यायपालिका कर तो दिया, हाँ ठीक है। 5, फुल लेंथ पे आइए। भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकार, तो गठबंधन सरकार। जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं, तो राज्यपाल, चलिए 2 कर लेते हैं, गठबंधन सरकार और राज्यपाल। गठबंधन सरकार तो यही हो गया 70, और एक है राज्यपाल, राज्यपाल 70, तो गठबंधन सरकार, राज्यपाल। अगला है संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त भाषा अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रभावी रही है, तो राजभाषा, देखिए कभी आज तक जीवन में प्रश्न नहीं आया था, राजभाषा से प्रश्न आ गया। एक आ गया अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर, कभी प्रश्न नहीं आया था, वहां से आ गया, तो इन 2 को कर लें पहले। राजभाषा 70, जम्मू कश्मीर 70, फर्स्ट पेपर। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता, गठबंधन राजनीति, तो वहीं रखें उसको हम। और बिहार में जाति आधारित जनगणना, इसे हमने रखा सेंटर स्टेट रिलेशन में। विपक्षी दलों की एकजुटता, गठबंधन राजनीति, तो मतलब राजनीति की विशेषताएं में चला जाएगा, और एक आ जाएगा केंद्र संबंध, तो इसी में आ जाएगा विशेषता में 70, या इसमें आ जाएगा गठबंधन की राजनीति 70, और एक क्या था, जाति जनगणना सेंटर स्टेट रिलेशन में रखा है उसको हमने 70, और क्या है, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड, और एक है भारत में राष्ट्रपति शासन, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, मतलब आपातकाल। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक आपातकाल, तो एक आपातकाल और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखिए, तो ये लेखा जोखा है हमारे पास पिछले लगभग 25 साल या 23 साल कहें हम, 48 से 70, 23 साल में बीपीएससी में 12 एग्जाम हुए, उसका ये लेखा जोखा हमारे सामने। अब सोच के देखिए, इतनी एनालिसिस के बाद कुछ बचता है, लेकिन ये करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि सब में करिए आपके काम, जैसा हम यहाँ पॉलिटी में कर रहे हैं। तो पॉलिटी तो पढ़ा ही रहे हम, लेकिन हम आपको एक थोड़ा कहें कि दिशा भी दे रहे हैं, कि ताकि आप दूसरों में भी करें ये काम, ताकि कोई हमें कमी छोड़नी ही नहीं है। बेस्ट करके जाना इस बार आपको मीन्स। तो अब देखिए, अब शुरू से चलें। ऐतिहासिक विकास, कोई प्रश्न नहीं और ज़रूरत भी नहीं है मेंस में। संविधान, संविधान सभा का निर्माण, कोई ज़रूरत नहीं मेंस में, प्री का टॉपिक है।
संविधानवाद प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 बार पूछे गए। भारतीय संविधान की विशेषताएँ कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो तो हम डिटेल पढ़ते ही हैं पूरी चीज़ें। प्रस्तावना कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, 62, 64, 68, 69। मूल ढाँचा कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, 56, 63, 68, 69। संसदीय अध्यक्षीय कभी नहीं पूछा गया प्रश्न, लेकिन हम पढ़ेंगे चूँकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंधों पे प्रश्न आया है और वो हम समझ ही नहीं सकते जब तक संसदीय अध्यक्ष की पता नहीं हो, तो हम पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ से प्रश्न पूछे गए, अब आपके सामने हैं। संघात्मक, एकात्मक खूब पूछा जा रहा है प्रश्न। 48, 53, 56, 66, 69। 56 से 66 बीच में ज़रूर लंबा ब्रेक हुआ। संग्रहाच्छेद कभी प्रश्न नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, प्री का टॉपिक है। नागरिकता कोई प्रश्न नहीं, ज़रूरत भी नहीं, प्री का टॉपिक है। मूल अधिकार पूछे ही जा रहे हैं प्रश्न, 56, 62, 65, 68, 69, 70। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पूछे जा रहे हैं, 53, 62, 68, 69, 70। मेनली यूनिफॉर्म सिविल कोड। मूल कर्तव्य कभी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, प्री का टॉपिक है। सामने अब हमारे राष्ट्रपति 2 बार पूछा गया, 66, 69। उपराष्ट्रपति कभी नहीं। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री एक प्रश्न, 69। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध। महान्यायवादी कभी नहीं। विधायिका पूछे गए हैं प्रश्न, 65, 66, 67, 68, 69। न्यायपालिका 56, 64, 67, 68, 69, 70। सीएजी कभी नहीं। राज्यपाल खूब 53, 62, 64, 70। अब देखिए कितने आश्चर्य की बात, राज्य में मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री आज तक कभी कोई प्रश्न नहीं। राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका कभी प्रश्न बीपीएससी ने ठीक नहीं समझा पूछना। प्रधानमंत्री से भी बस एक पूछा है देखिए, वो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंधों पे। तो ना मुख्यमंत्री पसंद है, ना प्रधानमंत्री पसंद है बीपीएससी को। हाँ, राष्ट्रपति, राज्यपाल पसंद है, वहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। महाधिवक्ता कोई मतलब ही नहीं है वो तो खैर। राज्य की विधायिका कोई प्रश्न नहीं, ज़रूरत भी नहीं होती है, संसद से ही होता है। राज्य की न्यायपालिका कोई नहीं, ज़रूरत भी नहीं होती है। जिलाधीश न्यायालय कोई मतलब नहीं, ज़रूरत नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश कोई नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। तो मेनली हमें राज्य में पढ़ना है कार्यपालिका, और उसमें भी मेनली राज्यपाल, बस। ना राज्य की विधायिका से मतलब, ना राज्य की न्यायपालिका से मतलब। जो देखे सामने हमारे पास पूरे 25 साल का जो पीवाई की, उसके अकॉर्डिंग देखिए हम बात कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन 48, 69, 70। केंद्र राष्ट्र संबंध सबसे ज़्यादा, 53, 56, 63, 66, 67, 68, 69, 70। तो इधर तो हर साल पूछ रहा है 5 साल से। 66, 67, 68, 69, 70। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य कभी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, प्री का टॉपिक। लोक सेवा कभी नहीं, ज़रूरत भी नहीं, प्री का टॉपिक। ट्रिब्यूनल कभी नहीं, ज़रूरत भी नहीं। हाँ, करंट में कोई मुद्दा चर्चा में आएगा तो देखेंगे, वैसे देखिए कोई प्रश्न नहीं। चुनाव आयोग महत्वपूर्ण टॉपिक, 53, 63, 67, 68। और चूंकि हमेशा चर्चा में है, विवाद में है आजकल, सो संभावना। विशेष वर्ग कभी नहीं। राजभाषा से इसी साल पूछ लिया एक। आपातकाल से इसी साल पूछ लिया एक, 356 मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। संविधान संशोधन अभी पूछ लिया एक, 69। जम्मू कश्मीर इसी साल पूछ लिया एक, 70।
राजनीति की विशेषताएँ खूब पसंद हैं बीपीएससी को। 63, 64, 65, 68, 70 मतलब इधर ज़्यादा पूछ रहा है। क्षेत्रीय दल भी 63, 67, 68, आपराधिकरण 70, जाति तो ख़ैर पूछता ही है 48, 56, 68, 70, गठबंधन 48, 69, 70, दबाव समूह एक बार 62, ई शासन एक बार 65। तो ये है लेखा-जोखा। जो हमने सिलेबस बताया था आपको उसके बाहर कुछ नहीं, एक टॉपिक ये ई शासन। एक बार प्रेशर ग्रुप। अदरवाइज़ देखिए जो हमने अपनी तरफ से सिलेबस लिखा और हमने अपनी तरफ से क्या वही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है। को शुरुआती टॉपिक और फिर आर्टिकल 1 से शुरू करके जो हमारे यहाँ तो ये सारा लेखा-जोखा है बीपीएससी ने जो प्रश्न पूछे और जो एक इन जनरल पॉलिटी का हमारा सिलेबस होता है तो अब यहाँ से हमें ये पूरा आइडिया लग गया है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बीपीएससी के प्रिय टॉपिक कौन से? अब कास्ट पॉलिटिक्स। इस बार 71वीं में मुझे लगता है कि एक प्रश्न आएगा ही आएगा। रिसेंटली चुनाव हुआ, जाति के ऊपर भी खासा भी हुआ, आएगा एक प्रश्न। ऑलरेडी देखिए हमने लाइव क्लास में डिस्कस कर लिया है। 14 नवंबर को लाइव क्लास हुई जिस दिन आपकी बिहार में गिनती चल रही थी, उसी दिन हमने 5 बजे लाइव सेशन ही रख दिया था इसी समय 5:30 बजे। जाति की भूमिका हो गया पूरा टॉपिक वहीं से तैयार। देखिए एक प्रश्न आया है कॉलेजियम व्यवस्था, हमने उसके पहले लाइव क्लास ऑलरेडी कर ली उसमें। न्यायाधीशों की नियुक्ति और कॉलेजियम व्यवस्था लाइव वाले खंड में आप जाएँगे तो। कुछ क्लास करंट टॉपिक की हम लाइव करेंगे जो आपके इस कोर्स के दौरान तो चलेंगी ही, आगे भी चलती रहेंगी। तो जो करंट के इश्यूज़ आते रहेंगे तो वो आपके पूरा जब तक मेंस नहीं हो रहा है वो चलते रहेंगे, हर हफ्ते में 1 या हर 15 दिन में। तो जो हम यहाँ करेंगे कवर वो तो करेंगे अपने इस रेगुलर क्लास में। कई करंट इश्यूज़ आपके जो यूट्यूब लाइव क्लास होती है बीच में किसी-किसी दिन करंट टॉपिक्स पे उस पे भी होगी। जैसे एक देखिए अभी रिसेंटली लाइव क्लास 2 घंटे की हुई है, जो राष्ट्रपति राज्यपालों के लिए विधेयकों पे स्वीकृति देने के लिए समय सीमा के निर्धारण संबंधी मुद्दा था। पूरा वो खंड आपका वहाँ से तैयार हो रहा है। तो आप लोगों को वो जो लाइव खंड में यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर अतुल लोहिया यूट्यूब चैनल पे जो लाइव क्लास हो रही है, उसको भी देखना है। वो आपके इसी एग्ज़ाम के लिए हर एग्ज़ाम के लिए है। वो सारा आपको यहाँ भी काम आएगा करंट मुद्दे। तो अब तो हम बताते ही रहेंगे आपको। तो कुछ क्लास ऐसी भी होंगी जो वो यूट्यूब लाइव पे जा रही हैं, करंट अफेयर्स की, वो भी आपके इसी पढ़ाई का हिस्सा होंगी। तो कई बार हम रेगुलर क्लास में वो टॉपिक नहीं करेंगे, यूट्यूब लाइव में आ जाएगा वो टॉपिक। होगा लेकिन वो आप ही के लिए, सबके लिए, हर एग्ज़ाम के लिए। कई टॉपिक तो इसमें से ऑलरेडी हमने कहा हमने करवा ही दिया। तो हमारे सामने अब यहाँ पूरा सिलेबस है, पीवाईक्यू से कंपैरिज़न है और उसके सामने स्थिति है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है मेंस के लिए। चूँकि हम मेंस की बात कर रहे हैं, तो मेंस के लिए हमारे सामने ये पूरी यहाँ से एनालिसिस। अब आज की क्लास तो हम यहीं रोकेंगे क्योंकि अब समय भी हो गया और अभी पहला दिन भी है। वैसे भी ऑलमोस्ट 2 घंटा होने भी जा रहा है हम लोगों का। तो बताइए, जो लोग आप लोग ऑफ़लाइन हैं, कुछ आज की क्लास में तो कोई ऐसी बात अभी मैंने की ही नहीं है, जो आपकी समझ में नहीं आई हो, फिर भी मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन हैं, कुछ डाउट है तो अपना माइक ऑन करें और पूछ सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन हैं, अगर मन में कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न, कोई डाउट है तो पूछिए। ऑफ़लाइन वाले भी पूछिए आप लोग, अगर कुछ है मन में, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ऑनलाइन वालों के मन में भी
कोई क्वेरी, कोई डाउट है, जो आज हमने जितनी चर्चाएँ की हैं आपसे तो पूछ सकते हैं। कुछ भी मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तैयारी को लेके, सिलेबस को लेके, पूछ सकते हैं। कुछ नहीं है, तो चलिए फिर कुछ नहीं है, तो आज की क्लास हम यहीं रोक रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। अभी 2-3 दिन हमने कहा यही चलेगा। अभी हमें पीवाईक्यू की ही चीर-फाड़ और करनी है। एक क्लास हम इस पे करेंगे कि जो ये लास्ट में लिखा है टेल वर्ड मूल्यांकन कीजिए, स्पष्ट कीजिए, थोड़ा-सा इनको समझेंगे एक दिन हम, कि मूल्यांकन में हमें क्या लिखना होता है, व्याख्या में क्या लिखना होता है, टिप्पणी में क्या लिखना होता है, तो एक दिन हम इसको समझेंगे। एक दिन थोड़ा-सा ट्रेंड भी पकड़ेंगे हम, अभी तो हमने बस टॉपिक निकाले हैं पीवाईक्यू से, थोड़ा-सा ट्रेंड निकालेंगे, ट्रेंड मतलब मेनली करंट अफेयर, कि कहाँ से, कैसे जो प्रश्न पूछ रहा है बीपीएससी उनका नेचर क्या है, कितना उनमें एनालिटिकल पार्ट है, कितना करंट अफेयर की भूमिका है। तो एक दिन अब हम इन क्वेश्चंस का ट्रेंड पकड़ेंगे। मतलब इन क्वेश्चन में बीपीएससी क्या सोच रहा है करंट अफेयर्स या फैक्चुअल नॉलेज या आपकी एनालिटिकल पावर, तो ये एक दिन टेल वर्ड। इसी तरह से अभी 1-2 दिन हम ये सब और चर्चाएँ करेंगे ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे हमारे सामने कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बीपीएससी की डिमांड क्या है। जब डिमांड पता होगी तो फिर फुलफिल तो कर ही देंगे हम। पहले पता तो हो कि डिमांड है क्या? आखिर बीपीएससी एसडीएम बनाने के लिए हमसे क्या चाह रहा है? डीवाईएसपी बनाने के लिए हमसे क्या उम्मीद कर रहा है? पहले वो जान तो लें हम अच्छे से और तब फिर उसके बाद। आज की क्लास फिर यहीं रोक रहे हैं। कल आगे बढ़ाएँगे, इसी समय मिलेंगे, सो अभी यही चर्चाएँ चलेंगी, एनालिसिस और फिर तब उसके बाद एक-एक करके बस जो आज हमने ये सिलेबस निकाला है तो इसको फिर हम समझ लेंगे। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं। जो लोग लाइव जुड़े हैं, मीटिंग छोड़ सकते हैं, ऑफ़लाइन वाले भी आज यहीं तक। कल हम लोग फिर मिलेंगे, चर्चाओं को जारी रखेंगे। धन्यवाद। राज